प्रॉब्लम गिवन है 5.4 है मनसन के 7th एडिशन के अंदर, और अगर आपके पास 6th एडिशन हार्ड के अंदर अवेलेबल होगा देन दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 5.6. Water flows out through a set of thin closely spaced blades as shown in figure with a speed of 3 meters per second around the entire circumference of the outlet. Determine the mass flow rate through the inlet pipe. अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि हमारे पास फ्लूइड इन हो रहा है इस पाइप से, और ये सेट ऑफ ब्लेड्स हैं. अगर आप इसको टॉप से देख रहे होंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे ब्लेड्स. तो ये फ्लूइड इस तरह से इन हो रहा है, यहाँ से इन होने के बाद इन ब्लेड्स से बेसिकली वो एग्जिट कर रहा है. और ये जब मूव कर रहा होगा, अगर ये जाहिर सी बात है, अगर ये मूव कर रहा है तो फ्लूइड इस तरह से निकलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होगा, एग्जिट हो रहा होगा इन सरफेसेस से. तो इसका जो रेडियस गिवन है इसका, जिसके ऊपर ब्लेड्स अप्लाई अटैच्ड हैं, उसका है 0.18 मीटर्स है. और जो ब्लेड्स की हाइट है इटसेल्फ, ये जो ब्लेड्स आपको टॉप से नज़र आ रहे हैं, इन ब्लेड्स की जो हाइट है, ये ब्लेड्स की हाइट है 0.03 मीटर्स. हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो मास फ्लो रेट है इनलेट के ऊपर कितना है. एग्जिट के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर इसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ 60 डिग्रीज. तो ये जो आपको रेड कलर के अंदर जो सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा है, सिलेक्टेड वॉल्यूम नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कंट्रोल वॉल्यूम जो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिलेक्ट किया है. और इनलेट इसलिए ये सिलेक्ट किया है अंदर से क्योंकि फ्लूइड फ्लो यहाँ से इनवर्ड हो रहा है और फिर यहाँ से एग्जिट हो रहा है ब्लेड से. तो अगर हम ये टॉप व्यू से देख रहे होंगे तो ये हमारी सरफेसेस है जिससे फ्लूइड एग्जिट कर रहा होगा, और ये हमारी सरफेस है जहाँ से कंट्रोल सरफेस, जहाँ से फ्लूइड इन हो रहा होगा. तो हम लोग जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम ड्राइव कर कर आए हुए थे, उस रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को लिखते हैं तो वो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का फॉर्म हमारे पास ये है. सिंस इसके अंदर हम लोग फोर्सेस वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें जो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी वो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी. तो इस चीज़ के लिए हमारा जो कैपिटल बी है वो बराबर हो जाएगा मास के. स्मॉल बी बराबर होता है जो भी प्रॉपर्टी है हमारी उसके पर यूनिट मास. सो स्मॉल बी, अब मास पर यूनिट मास हो गया तो स्मॉल बी वुड बी इक्वल टू 1. तो ये b की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू हम मास पुट करेंगे और 1 की b स्मॉल b की वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, b की जगह 1 आ गया, यहाँ पर भी b था तो 1 आ गया, एंड इस कैपिटल B की जगह मास आ गया. अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है वो ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो फिक्स्ड कंटेंट्स है, हमारा उसका मास सेम रहेगा. वॉल्यूम ऑल दो चेंज हो सकता है बट उसका जो मास है वो सेम रहेगा. दैट इज़ वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल टू 0. तो हमारी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो इसके बराबर हो जाएगी, और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 1. सिंस इसमें ऐसी कोई बात नहीं दी हुई है कि जिससे पता लगे कि फ्लूइड जो है आपका इन सरफेसेस के ऊपर कंज्यूम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे यही लग रहा है कि जितना फ्लूइड इन हो रहा है उतना ही फ्लूइड एग्जिट हो रहा होगा. तो जिसकी वजह से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फ़्लो स्टेडी फ्लो है, तो हमारा ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा. सो ये वाला जो टर्म है दैट वुड बी इक्वल टू 0, और इसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे. क्यों? क्योंकि फ़्लो स्टेडी है. तो हमारी जो इक्वेशन है अब वो जो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टर्म होगा दैट वुड बी रो वी डॉट एन डी ए वुड बी इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द इक्वेशन जो हमारे पास आएगी आफ्टर सॉल्विंग द रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास की या कंटिन्यूटी इक्वेशन की, जिससे हमारे पास कंट्रोल सरफेसेस से जितना इन हो रहा होगा उतना ही आउट हो रहा होगा. तो ये हमारा इनलेट है और ये आउटलेट्स हैं बेसिकली जहाँ से ये फ्लूइड एग्जिट कर रहा है. तो हम इस इक्वेशन को अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर या इन कंट्रोल सरफेसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट एक आ जाएगी इनलेट के ऊपर, एक इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी आउटलेट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक इनलेट है और आउटलेट दो, ऑल्दो बहुत सारे हैं इसके अंदर. हमने ये पूरा का पूरा जो आउटलेट है एक ही के अंदर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड्स वगैरह नहीं गिवन है. तो हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि ब्लेड्स जो हैं पूरे ब्लेड उसके ऊपर अटैच्ड हैं और इससे फ्लूइड एग्जिट हो रहा है.
सो इस v डॉट n की जगह पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इनलेट है और इनलेट के ऊपर v डॉट n हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव v इनलेट, और इसके लिए v डॉट n के लिए पॉजिटिव है v आउटलेट, बट दिस इज मेकिंग द एंगल 60 डिग्री, पूरा 90 डिग्री नहीं बन रहा है, सो दैट वुड बी v आउटलेट cos 60 डिग्री एंड एरिया आउटलेट इज इक्वल टू 0। अब सिंस हम लोगों ने मास फ्लो रेट इनलेट के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये पूरा का पूरा टर्म रो ए वी, अभी हम लोग प्रीवियस सेक्शन के अंदर जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो दिस वुड बिकम द मास फ्लो रेट एट द इनलेट। और अब हम लोग डेंसिटी जो आउटलेट के ऊपर है वाटर की, हम लोग 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब यूज़ कर रहे हैं। आउटलेट के ऊपर वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर्स पर सेकेंड, 3 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दैट इज द कॉस 60 डिग्रीज। अब ये जो एरिया है आउटलेट एरिया, ये एरिया वो होगा जहाँ से बेसिकली फ्लूइड गुजर रहा है, फ्लूइड पास हो रहा है। सो हमारे पास अगर ये दो ब्लेड्स के दरमियान यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, ये दो ब्लेड्स हैं, इन दोनों के दरमियान फ्लूइड बेसिकली एग्जिट हो रहा है, तो हमारे पास जो चाहिए होगा, हमें जो टर्म चाहिए होगा एरिया के लिए, एक तो ये वाली सरफेस चाहिए होगी जहाँ से फ्लूइड आ रहा है, ऊ प्लस अब जाहिर सी बात है फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल थिन लेयर से तो नहीं आ रहा है, फ्लूइड की लेयर्स भी होंगी क्योंकि आपके जो ब्लेड है उसकी हाइट भी गिवन है। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ऐसे इस ब्लेड्स की जो सरफेस है इसके साथ नहीं आ रहा होगा, उसकी भी थोड़ी सी हाइट होगी, जिसकी वजह से ब्लेड की भी हाइट्स गिवन है हमारे पास। तो हम ये हमारे पास जो फ्लूइड की हाइट होगी वो तकरीबन ब्लेड्स की हाइट्स के ही बराबर होंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक तो ये वाली सर्कमफ्रेंस आनी चाहिए प्लस ये हाइट आनी चाहिए। बट सिंस हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड्स या इस तरह से कोई चीज़ गिवन नहीं है, तो हम ये जो सर्कमफ्रेंस है पूरी की पूरी जो सरफेस है उसका सर्कमफ्रेंस ले रहे होंगे, दैट वुड बी कमिंग आउट फ्रॉम 2 पाई आर, और हाइट जो आ रही होगी वो ब्लेड की हाइट आ रही होगी 2 पाई आर एच। सो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये इनलेट नेगेटिव था, इक्वल टू 0 है, तो वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो मास फ्लो रेट एट द इनलेट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, 3 मीटर्स पर सेकेंड, cos 60 डिग्री, 2 पाई, और रेडियस गिवन है 0.18 एंड द हाइट इज गिवन ऑफ द ब्लेड इज 0.03 मीटर्स। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मास फ्लो रेट जो इनलेट पर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 50.894 kilograms per second. So this is how we can use the continuity equation in non-deforming control volume, जो कि fixed है, control volume हमारा move नहीं कर रहा था। एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर evaporative cooling tower जो है वो is used to cool water from 38 to 27 degree Celsius. So ये evaporative कूलिंग टावर है जो कि वाटर को कूल करता है फ्रॉम 38 टू 27 डिग्री सेल्सियस। वाटर एंटर्स द टावर एट अ रेट ऑफ 31.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो यहाँ से वाटर इन हो रहा है दैट इज 31.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड। ड्राई एयर, नो वाटर वेपर, मतलब इसके अंदर कोई भी वाटर वेपर नहीं है, वो फ्लोज इनटू द टावर एट अ रेट ऑफ 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो जो ड्राई एयर है वो इन हो रही है और उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगी। इफ द रेट ऑफ वेट एयर फ्लो आउट ऑफ द टावर इज 20 किलोग्राम्स पर सेकेंड। जाहिर सी बात है ड्राई एयर 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड ऐड हुई है, एग्जिट के ऊपर उसके अंदर वाटर वेपर होगा, वाटर कंटेंट होगा, तो अब वो एयर जो है वो वेट एयर हो गई। सो द मास फ्लो रेट जो है वो 20 किलोग्राम्स पर सेकेंड है। डिटरमाइन द रेट ऑफ वाटर एवापोरेशन इन किलोग्राम्स पर सेकेंड, कि आपका वाटर एवापोरेट कितना हुआ है, एंड द रेट ऑफ कूल्ड वाटर फ्लो इन किलोग्राम्स, और आपका जो वाटर जो कूल्ड वाटर है वो कितना क्या है। तो अगर आप सिंपली देखें तो उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा ड्राई एयर जितनी इन हुई है उतनी ही ड्राई एयर आउट होनी चाहिए, पर यहाँ पर 20 किलोग्राम्स पर सेकेंड हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 1 किलोग्राम्स पर सेकेंड वाटर ऐड हुआ होगा जो कि यहाँ से निकल गया होगा। तो अब जो वाटर यहाँ से जा रहा होगा वो 30.5 kilograms per second गया होगा। सो दिस इज द आंसर। दो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देखकर ही समझ के आंसर दे सकते हैं, पर हम लोग इसके अंदर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम यूज़ करके हुए अपने फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई कर कर देखते हैं कि क्या हमारा जो लॉ या जो हम लोगों ने एक टूल पढ़ा है वो हेल्पफुल है इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग अगेन कंट्रोल सर्फेसेस जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंटरनल कंट्रोल सर्फेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं,
एंड उसको नंबरिंग दी हुई है 1 और 2, मैंने वाटर के लिए दी हुई है, इनलेट वाटर के लिए 1 और ये 2, और ड्राई एयर के लिए 3 और 4, जो यहाँ से 3 पर इन हो रहा है, 4 पर एग्जिट हो रहा है। प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कंट्रोल सरफेसेस गिवन नहीं होंगी या कंट्रोल वॉल्यूम गिवन नहीं होगा, आपने अपने प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो कंट्रोल वॉल्यूम एंड सरफेसेस सिलेक्ट करनी होंगी। अगेन सिमिलरली जिस तरह से अभी हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे थे, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम यूज़ किया, उसकी जगह कैपिटल बी की जगह मास, स्मॉल बी की जगह बी पर यूनिट मास, और वो हो जाएगा 1 के बराबर। वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन, ये टर्म 0 हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि वो 1 है तो रो डी वी एंड रो वी डॉट एन टी ए। स्टेडी फ्लो अज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक्यूमुलेशन इस तरह से नहीं हो रही है जिससे या प्रॉब्लम से हमें पता लग रहा हो। तो अगर हम लोग फ्लो को स्टेडी अज्यूम करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्यूमुलेशन फ्लूइड की इनसाइड द टावर नहीं हो रही है या कुछ ज़्यादा इन होकर एग्जिट कम हो रहा हो। तो वो हमारे पास जो प्रॉब्लम से पता लग रहा है कि दिस इज़ द स्टेडी फ्लो। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा इक्वेशन का, दैट वुड बी रो वी डॉट एन डी ए इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अब दो चीज़ें हैं, एयर भी है और वाटर भी है। तो हम लोग ड्राई एयर को पहले देख रहे होंगे कि वो कहाँ से इन हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रही है, उसको ट्रेस आउट कर रहे होंगे। तो जहाँ पर एयर लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा मैं ड्राई एयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 से हमारे पास कंट्रोल सरफेसेस से नेट आउटफ्लो कितना हो रहा है। अब हमारे पास सरफेसेस 1 2 3 4 हैं जहाँ से फ्लो हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, कंट्रोल सरफेस 4 हम लोगों ने नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि क्या 1 से एयर इन हो रही है, 1 से एयर इन नहीं हो रही है, और 4 से एग्जिट हो रही है, पर 2 से भी आपके पास एयर इन या आउट नहीं हो रही है। एयर सिर्फ यहाँ से 3 से इन हो रही है और 4 से आउट हो रही है। तो इन टर्म्स को हम लोग मास फ्लो रेट के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम गिवन ही डायरेक्टली मास फ्लो रेट्स के अंदर गिवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m.1 एयर, m.2 एयर, m.3 एयर एंड m.4 एयर, क्योंकि ना ही कोई ऐसी वेलोसिटीज़ दी हुई हैं जो चेंज हो रही हों एरिया की वजह से, एरिया के चेंज होने की वजह से या उसकी वजह या सरफेसेस पर चेंज हो रही हो। तो डायरेक्टली मास फ्लो रेट गिवन है। सो दिस वुड बी रो ए वी, और ये रो ए वी आपका किसके बराबर होगा, मास फ्लो रेट के। अब जाहिर सी बात है 1 के ऊपर भी एयर कोई नहीं इन हो रही है तो 0, 2 के ऊपर वाटर जा रहा है, यहाँ पर भी कोई एयर नहीं है तो 0। सो दैट इज मीन दैट जो जितना 3 पर आपके पास एयर इन हो रही है, जिसकी वजह से नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन इसलिए थे क्योंकि इन था, नेगेटिव यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नेगेटिव, क्योंकि ये इनलेट थे, क्योंकि v डॉट एन नेगेटिव होगा इनलेट्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइंस आ रहे हैं आपके पास। सो माइनस 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड जो कि एयर इन हो रही है 3 के ऊपर। सो m.4 एयर जो है, कितनी एयर जाहिर सी बात है एग्जिट हो रही होगी, तो वो हमारे पास सेम ही एयर जो कि ड्राई एयर है वही एग्जिट हो रही होगी 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड के हिसाब से ही 0.4 के ऊपर। पर 0.4 के ऊपर हमारे पास वेट एयर है, और वेट एयर मीन्स ड्राई एयर प्लस द वाटर वेपर। तो अब हमारे पास m.4 जो है वो बराबर होगा, इसमें m.4 के अंदर क्या है, m.4 एयर प्लस m.4 वाटर का मिक्सचर भी है। सिंस m.4 हमें पता है कि जहाँ से एग्जिट हो रहा है दैट इज़ द 20 किलोग्राम्स पर सेकेंड, और जो एयर है जो कि ड्राई एयर है बेसिकली, वो जो ड्राई एयर थी वो 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड है, वो हम लोग देख कर आए हैं, फाइंड आउट करके आए हैं, और हमें वैसे भी पता है कि ये 19 किलोग्राम्स पर सेकेंड ही होती। सो m.4 वाटर हमारे पास कितना होता, m.4 हमारे पास जो वाटर आएगा दैट वुड बी द 1 किलोग्राम्स पर सेकेंड। इसका मतलब है हमारा जो वाटर एवापोरेशन हुई है यहाँ से 0.4 के ऊपर, दैट इज़ 1 किलोग्राम्स पर सेकेंड। पार्ट बी के अंदर वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ कूल्ड वाटर हमारे पास कितना एग्जिट हो रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 2 थी जो कि रो वी डॉट एन डी ए थी,
तो अब हम ये वाटर के लिए अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे पास चार कंट्रोल सरफेसेस है जहाँ से फ्लूइड इन हो सकता है या आउट हो सकता है। सो m.1 वाटर नेगेटिव क्योंकि इनलेट, और -3 क्योंकि इनलेट है, और 2 और 4 जो है वो आउटलेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 के ऊपर जो मास फ्लो रेट है दैट इज 31.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड, और 2 के ऊपर वाटर जो आउट हो रहा है कूल्ड वाटर दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। m.3 के ऊपर वाटर कोई भी इन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर थी, दैट इज व्हाई वी हैव पुट 0। एंड m.4 वाटर वी हैव फाउंड फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, और वो हमारे पास आ रहा था 1 किलोग्राम्स पर सेकेंड। ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो m.2 वाटर आ रहा है वो आ रहा है 30.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड, एंड दैट वाज द रेट ऑफ कूल्ड वाटर फ्लो। ठीक है, तो ये हमें शुरू में भी प्रॉब्लम से भी पता लग रहा था कि क्या आंसर्स आ रहे होंगे, बट इस सिंपल प्रॉब्लम के लिए, एक इजी प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अप्लाई करके देख रहे हैं। तो हम लोग अपना जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको हम लोग मास को ट्रेस आउट कर पा रहे हैं अपने कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। एक और प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है। आपके पास अगेन जो वेलोसिटीज़ हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ हैं या एवरेज वेलोसिटीज़ गिवन है इनलेट या आउटलेट्स के ऊपर, और ये प्रॉब्लम भी उसी से ही रिलेटेड है। वाटर इन हो रहा है विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो अल्कोहल है वो यहाँ से 0.2 से, जो कि मैंने कंट्रोल सरफेसेस ड्रॉ करके उनको नंबर्स दे दिए हैं, तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है अल्कोहल का वो है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अल्कोहल की डेंसिटी नहीं गिवन है क्योंकि हमें प्रॉब्लम में डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी, बट उसकी इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग अल्कोहल की जो डेंसिटी होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाई डक्ट गिवन है, एक जगह से वाटर इन हो रहा है, एक जगह से अल्कोहल इन हो रहा है, और दोनों के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एवरेज डेंसिटी क्या होगी एग्जिट के ऊपर इन दोनों के मिक्सचर की। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है अल्कोहल की, उससे हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग कितना रखते हैं 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.8 और ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल दैट वुड बी 800 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम लोग कैपिटल बी की जगह मास और स्मॉल बी की जगह हमारे पास 1 आ रहा होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल टू 0, और 1 हमारे पास स्मॉल बी की जगह वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। हम लोग फ्लो को स्टेडी एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, ना ही इस तरह का कोई सवाल पूछा गया है कि क्या इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोग ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट वुड बी रो वी डॉट एंड डी ए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 कंट्रोल सरफेसेस हैं जहाँ से फ्लूइड इन या आउट हो रहा है, तो वो 1, 2 और 3 हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी वो कंट्रोल सरफेस 1, 2 और 3 के ऊपर होंगी। सिंस यहाँ पर भी ऐसे ही एवरेज वेलोसिटीज़ या ऐसे ही टर्म्स के तौर पर गिवन है, तो यहाँ पर वैसे ही डायरेक्टली फ्लो रेट्स गिवन है, तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन होगी ईजियर होगी रो ए वी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। सो दिस वुड बी रो ए वी एंड रो ए वी, बट ये इनलेट्स हैं 1 एंड 2 के ऊपर, दैट इज़ वाई ये नेगेटिव वी, एंड इसके लिए भी नेगेटिव वी, बट इस वी डॉट एन के लिए पॉजिटिव क्योंकि आउटफ्लो है। अब ये जो एरिया इनटू वेलोसिटी है, आपको पता है हम लोग प्रीवियसली भी देख के आ चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द वाटर, और ये जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द अल्कोहल के बराबर होगा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द मिक्सचर। तो इसकी जगह पर हम -Q वाटर -Q अल्कोहल, और यहाँ पर हमारे पास जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है बेसिकली, यहाँ पर है ये नेगेटिव,
ये हमारे पास नेगेटिव माइनस क्यू अल्कोहल और यहाँ पर क्यू मिक्सचर पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। सो हमें पता है स्टेडी फ्लो के लिए जितना इन हो रहा होगा उतना ही आउट हो रहा होगा, बट इन हमारे पास दो जगहों से हो रहा है, वन से भी, टू से भी, और एग्जिट सिर्फ एक जगह से है। तो जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा होगा। सो Q1 प्लस Q2 वुड बी इक्वल टू Q3। सो Q वाटर प्लस Q अल्कोहल वुड बी इक्वल टू Q मिक्सचर। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो होंगी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर के लिए और अल्कोहल के लिए है 0.3। सो वी वुड बी गेटिंग द Q मिक्सचर 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन 3 के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पर भी ये प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर रहे होंगे इक्वेशन 3 के अंदर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 ले रहे हैं हम लोग किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ले रहे हैं 0.1 जो कि गिवन है, और हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल की जो डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करके आए हैं वो 800 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और इसका अल्कोहल का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है विच इज़ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दैट इज़ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करनी है, और जो Q है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिक्सचर का वो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो डेंसिटी आ रही है मिक्सचर की दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 850 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो ये सिंपल से प्रॉब्लम था फिक्स नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, जो कि हमारे पास ईजियरली सॉल्व हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये आप खुद ही कर सकते हैं असाइनमेंट के तौर पर। ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, ये फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है, और ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। इन केस अगर कोई इशू आए तो आप मुझसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस केस के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम, पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है। प्रीवियस जो आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दिया हुआ है इस पे भी आपके पास इनलेट के ऊपर फ्लो रेट जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एग्जिट के ऊपर तो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, एंट्रेंस के ऊपर कुछ पोर्शन के अंदर यूनिफॉर्म थी, पर यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपके पास फ्लो रेट जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल है। पर ये प्रॉब्लम काफ़ी ईजियर है, आप सॉल्व करेंगे आपके पास आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम समझना काफ़ी ज़रूरी है। इनकम्प्रेसिबल लैमिनार वाटर फ्लो जो है develops in a straight pipe having radius r। ये कैपिटल R गिवन है, ये रेडियस है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास पाइप का रेडियस हो, ठीक है, तो यहाँ तक जो टोटल रेडियस होगा वो स्मॉल r है, और कहीं पर भी अगर मैं इसका रेडियस देख रहा हूँगा दैट वुड बी स्मॉल r। कहीं पर भी अगर मैं जाऊँ देखना चाहूँ तो जो मेरा वेरिएबल है वो स्मॉल r है, बट जो कैपिटल R है मेरा वो क्या है, कैपिटल R मेरा कांस्टेंट है जो भी उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल इसने लेटर्स के अंदर गिवन है, तो इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके, तो स्मॉल r जो है वेरिएबल है, कैपिटल R जो है कांस्टेंट है, मतलब उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट होगी, रेडियस जो भी होगा। इन बजाय उन्होंने नंबर्स देने के उन्होंने वो सिंबल्स के तौर पर दिया हुआ है ये कैपिटल R, बट स्मॉल r जो है वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा होगा। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रेडियस क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली मैक्सिमम कितना पहुँच सकता है ये स्मॉल r, मैक्सिमम पहुँच सकता है कैपिटल R के, जो कि इस सरफेस को जब टच कर रहा होगा। एट सेक्शन 1 हमारे पास वेलोसिटी जो प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म है, और उसको उन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल U कहा है, और वो पैरेलल है पाइप के। तो अगर ये पाइप है तो उसके बिल्कुल पैरेलल शो हुई, इज पैरेलल टू द पाइप एक्सिस एवरीवेयर। सेक्शन 2 के ऊपर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो एक्सिस सिमेट्रिक एंड पैराबोलिक है,
with zero velocity at the pipe wall and maximum value at the center line। सेंटर के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और ऊपर की तरफ जो वेलोसिटीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से वहाँ पर फ्लूइड स्टिक कर गया होगा। नो स्लिप कंडीशन की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होंगी और सेंटर की तरफ इंक्रीज़ हो रही होंगी। रियल केस के अंदर आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल्स पाइप के अंदर इस तरह से होती हैं बजाय यूनिफॉर्म होने के। तो अब इस केस के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है दैट इज सेक्शन 2 के ऊपर वो u2 है और वो गिवन है कि जब u2 इज इक्वल टू u मैक्स इंटू 1 माइनस स्मॉल r ओवर कैपिटल R होल स्क्वायर। तो हम लोग ये पार्ट 2 के ऊपर वेलोसिटी यूज़ कर रहे होंगे, पार्ट 1 के ऊपर जो वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू कैपिटल U वो यूज़ कर रहे होंगे। अब ये पूछना चाह रहा है कि हाउ आर u कैपिटल U एंड स्मॉल u मैक्स रिलेटेड, कि ये u और ये u मैक्स आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो हम लोग मास फ्लो रेट जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इनके ऊपर अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकता है वो हम लोग देख रहे होंगे। अब ये जो u2 है ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है सेक्शन 2 के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर वो वेरी कर रही है। हम देखना चाहें कि ये किस तरह से है। अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें सेक्शन 2 के ऊपर, तो हम लोग अगर वॉल के ऊपर इस इक्वेशन को देखें, एट वॉल अगर हम इसको देखें इस इक्वेशन को, वॉल के ऊपर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, वॉल के ऊपर हमारे पास सरफेस के ऊपर जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या ज़ीरो हो रही है इस इक्वेशन से या नहीं हो रही है। ये सिर्फ देखने के लिए है ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो इक्वेशन है u मैक्स, ये बाद में हम लोग फॉर्म भी कर रहे होंगे जब कुछ प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे FM2 के अंदर। सो u मैक्स u2 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए आपका वॉल के ऊपर, जैसा कि ये कह रहा है विद ज़ीरो वेलोसिटी एट द पाइप वॉल और मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू ऑफ u मैक्स एट द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम वॉल के ऊपर देखते हैं। अब वॉल u मैक्स है 1 माइनस, और वॉल के ऊपर स्मॉल r की क्या वैल्यू होगी, आपको बता के आया था कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो वॉल्स के ऊपर होंगी, ये आपकी वॉल है पाइप की, तो वहाँ वैल्यू क्या होगी, वो कैपिटल R ही होगी, कैपिटल R एट वॉल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये होल स्क्वायर। अब ये तो जाहिर सी बात है 1 ओवर 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0, u2 वुड बी इक्वल टू u मैक्स 1 माइनस 1, एंड इससे आपका पता लग रहा होगा कि जो u मैक्स है, जो u2 है वो बराबर है किसके, ज़ीरो के। कहाँ पर, वॉल के ऊपर। चाहे वॉल के आप किसी तरफ भी जाएंगे, पाइप जो सर्कुलर पाइप होगा तो वहाँ पर ये ही आपको नज़र आ रही होगी कि वेलोसिटी ज़ीरो है सरफेस। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी प्रोफाइल वॉल के लिए सही है। तो क्या हमारे पास सेंटर लाइन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या नहीं, तो हम लोग देखते हैं एट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऊपर हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, जब सेंटर पे होंगे रेडियस इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, r इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू पुट करेंगे आप u2 इक्वल टू u मैक्स 1 माइनस 0 अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर, और ये ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स u2 इज़ इक्वल टू u मैक्स। तो आपके पास सेंटर के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको सही गिवन है। अब ये जो डिफरेंशियल एरिया गिवन है, ये जो डिफरेंशियल एरिया है इस पॉइंट के ऊपर या इस सेक्शन के ऊपर, दैट इज 2 पाई r dr। ये 2 पाई r dr किस तरह से गिवन है, 2 पाई r आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कोई भी स्मॉल इसके अंदर 2 पाई r जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सरकमफ्रेंस, जो भी इसका सरकमफ्रेंस होगा, और मल्टीप्लाई बाय dr। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर एक छोटी सी रिंग्स ली हुई है और वो रिंग के दरमियान बेसिकली फ्लो हो रहा होगा। तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा,
वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास टोटल पाइप का एरिया है और इस टोटल पाइप से अगर मैं छोटा सा रिंग लेना चाहूँ, ठीक है, अगर स्मॉल रिंग लेना चाहूँ तो वो किस तरह से आ सकती है? एक तो 2πr, सही है, 2πr तो मेरे पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस से, और ये जो डिफरेंशियल रेडियस होगा वो डिफरेंशियल रेडियस किस तरह से आ रहा होगा? इस तरह से। अगर ये थोड़ा ये जो इनके दरमियान ये है, ये मेरे पास इस तरह से रिंग आ रही होगी इसके अंदर से। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द इंटायर आर, तो ये मेरी रिंग बड़ी होके पूरी जाकर पाइप के उससे मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ द डिफरेंशियल एरिया 2πr dr इज गिवन। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग सिमिलरली उसी मेथड से ही फ्लो को स्टडी एज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी टर्म विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो मास है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो सेम रह रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम लोग इसको अप्लाई करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 1 पर फ्लूइड इन हो रहा है, सेक्शन 2 पर फ्लूइड आउट हो रहा है। हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड की तरफ बनेगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव वैल्यू होगी। सो दिस v डॉट n वुड बी नेगेटिव u1 एंड दिस v डॉट n वुड बी प्लस u2। इस नेगेटिव u1 की जगह पर हम लोग नेगेटिव कैपिटल U पुट कर देंगे और इसकी जगह पर u max 1 माइनस r ओवर कैपिटल R होल स्क्वायर। इस डिफरेंशियल एरिया की जगह पर जो गिवन है 2πr dr, वो हम लोग पुट कर रहे होंगे 2πr dr। क्यों? क्योंकि आपका जैसे ही रेडियस वैरी कर रहा है तो आपका क्या वैरी हो रहा है? आपकी वेलोसिटी वैरी हो रही है, जो कि हम लोग अभी प्रीवियसली देख कर आए हैं कि हम लोग के प्रॉब्लम में जब भी रेडियस वैरी कर रहा था वेलोसिटी वैरी कर रही थी, और वो हम लोगों ने इक्वेशन से भी देखा है। तो जिसकी वजह से हम लोग टोटल एरिया डायरेक्टली नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि अगर ये पूरा हमारे पास एरिया गिवन है, इस पूरे एरिया में से मैं अगर छोटे छोटे से एरिया बनाता जाऊं, सर्कल्स बनाता जाऊं, तो हर सर्कल से डिफरेंट फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वॉल के करीब अगर कोई सर्कल होगा तो वहाँ फ्लो बहुत कम हो रहा होगा, और अगर वो सर्कल इसके करीब है तो वो फ्लो आपका यहाँ ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि सेंटर के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है। एवरेज आपके पास टोटल मास फ्लो या फ्लो उतना ही हो रहा होगा जितना इनलेट के ऊपर हो रहा है। सो अब हम लोग डिफरेंशियल एरिया 2πr dr पुट कर रहे होंगे इसकी जगह पर। फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमारे पास वेरिएबल है r के हिसाब से dr को। सो ये यहाँ पर माइनस रो ए यू हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एरिया के चेंज होने की वजह से। सो प्लस अब जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आए हैं। 2π भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी u max है दैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, हम लोग उसको बाहर ले आए। सो यहाँ पर ये r मल्टीप्लाई हो रहा है तो r हो जाएगा, यहाँ पर ये r स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आ रहा होगा r स्क्वायर ओवर 2, और इसकी जगह पर आ रहा होगा r अपॉन 4 पावर 4, और ये r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर वैसे ही गिवन है। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स इसके लिए भी 0 से r है कैपिटल R, और इसके लिए भी 0 से कैपिटल R है। सो अब ये हम लोग रो ए यू जो है वो उस तरफ ले गए हैं 0 के, तो ये इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया है, प्लस हो गया है। सो रो ए यू इज इक्वल टू 2π रो यू मैक्स, और ये या रो स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, और ये माइनस r पावर 4 ओवर 4r स्क्वायर जब हम इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये रो और ये डेंसिटी वाला रो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों रो कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के ऊपर। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा है r स्क्वायर ओवर 4। तो ये 2 और ये 4 डिवाइड हो जाएंगे, सो आई वुड गेट r स्क्वायर ओवर 2, और ये मेरे पास बचेगा u मैक्स, और ये है पाई r स्क्वायर ओवर 2। तो इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ u मैक्स ओवर 2 लिख सकता हूँ, और ये पाई r स्क्वायर के बराबर है
और ये एरिया जो है जाहिर सी बात है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर वुड बी कैंसलिंग आउट। तो मेरे पास जो फंक्शन आ रहा होगा u इज़ इक्वल टू यू मैक्स अपॉन टू, जो रिलेशन आ रहा है कैपिटल U और u मैक्स के दरमियान कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है सेंटर लाइन के ऊपर वो ट्वाइस ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर है जो इधर से फ्लो आ रहा है। और ये हमें पार्ट बी के अंदर भी पता लग रहा होगा कि रियल केसेस के अंदर भी इसी तरह से ही होता है। पार्ट बी के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि यू मैक्स और जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी सेक्शन 2 के ऊपर वो किस तरह से रिलेटेड है। अगेन हम लोग यही जो टर्म बचा था रो वी डॉट एन डी ए, और हम लोग देखना ही दोनों चाह रहे हैं, यू मैक्स भी आपके पास सेकंड सेक्शन पर है और V2 भी आपके पास सेकंड सेक्शन के ऊपर है। तो हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो रो वी डॉट एन डी है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इस केस के अंदर हम लोग एवरेज वेलोसिटी पुट कर रहे हैं और डिफरेंशियल एरिया जाहिर सी बात है 2 पाई आर डी आर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर जीरो आर डी आर, और ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से r, बाकी कॉन्स्टेंट बाहर चले जाएंगे। ये जो टर्म है रो यू मैक्स और वेलोसिटी की जगह पर अगेन ये v डॉट एन की जगह u मैक्स इंटू 1 माइनस आर ओवर आर स्क्वायर आर होल स्क्वायर, तो ये जो टर्म है हमने पुट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, v डॉट एन की जगह पर। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पुट की है क्योंकि हम लोग एवरेज वेलोसिटी और u मैक्स का आपस में रिलेशन देखना चाह रहे हैं। मास फ्लो रेट दोनों के हिसाब से सेम ही हो रहा होगा। सो अब ये इसको इंटीग्रेशन जब करके सॉल्व किया था तो ये हमारे पास आ रहा था रो यू मैक्स पाई आर स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर ये आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो इसमें सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास अगेन जो रिलेशन बन रहा होगा एवरेज वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है, या जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेंटर लाइन पर होगी दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। और ये रियल केसेस के अंदर पाइप फ्लोज के अंदर होता भी इसी तरह से ही है कि सेंटर के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और वो एवरेज वेलोसिटी के ट्वाइस होती है सेंटर लाइन के ऊपर। इस प्रॉब्लम के अंदर जो एयर है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर एंटर हो रही है कंप्रेसर के अंदर, और ये शो किया गया है इस पिक्चर के अंदर। ये जो टैंक से जब एयर लीव कर रही है थ्रू अ 3 सेंटीमीटर डायामीटर, ये आपके पास इसका 3 सेंटीमीटर डायामीटर पाइप है, उसकी जब डेंसिटी है जब लीव कर रही है वो डेंसिटी है 1.8 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड है 210 मीटर्स पर सेकेंड। अब इस केस के अंदर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो रेट है एट विच द मास ऑफ एयर इन द टैंक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये पूछ रहा है कि टैंक के अंदर मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसका टाइम रेट के हिसाब से। तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम होता था जो हम स्टेडी फ्लो के अंदर 0 कर देते थे, इस केस के अंदर फ्लो स्टेडी नहीं होगा, सो दैट इज दिस अनस्टेडी फ्लो। और ये रिलेटेड है फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से। हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड है बट नॉन डिफॉर्मिंग है, बट फ्लो जो है अनस्टेडी है। इनलेट के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड और डेंसिटी गिवन है 1.2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये मास ऑफ दिस, अब ये हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है। अगेन बी हमारे पास मास होगा, स्मॉल बी वुड बी इक्वल टू 1। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, और ये जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और ये है नेट मास आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्रोल सर्फेसेस। अब हमें फाइंड आउट यही करना है कि क्या जिस रेट से मास जो है टैंक के अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस के अंदर ये टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो फ्लो स्टेडी नहीं है, अनस्टेडी होगा। अगर 0 आ जाता है आंसर तो फिर तो पता लग जाएगा कि भाई 0 है तो मतलब फ्लो स्टेडी फ्लो है। बट अगर कोई वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि हमारा फ्लो वैसे ही अनस्टेडी होगा। सो ये टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास वो विद इन द टैंक पूछ रहे हैं तो वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ही है बेसिकली। तो विद इन द टैंक बेसिकली हम लोगों ने देखना है कि वो आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो
तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने लिख सकते हैं डाबा ओवर डाबा टी, रो डीवी कंट्रोल वॉल्यूम, और ये वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा। और इसको रो वी डॉट एन डी ए को हमारे पास एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इंटीग्रेशन लिमिट 1 कंट्रोल सरफेस 1 और कंट्रोल सरफेस 2 के ऊपर। अब ये जाहिर सी बात है v डॉट एन इनलेट के ऊपर नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव v1 डी ये है। आउटलेट के ऊपर ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से +2 है। सिंस हमारे पास इनलेट के ऊपर जो वैल्यूज गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है, एंड वी नो कि जो वेलोसिटी टाइम्स एरिया है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के ही बराबर होगा। तो इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सिमिलरली यहां पर हमारे पास ρ2, V2 एंड A2 गिवन है। अब डायामीटर गिवन है पाइप का, तो इससे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमारे पास होगा पाई d2 स्क्वायर ओवर 4, और यहाँ पर डायामीटर है 3 सेंटीमीटर्स, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, 3 डिवाइडेड बाय 100, सो पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है दैट इज 0.00071 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करें, ये नेगेटिव 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डेंसिटी जो थी 1.2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है। एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी 1.8 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी इज 210 मीटर्स पर सेकेंड, और जो एरिया है वो गिवन है, वो जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 0.00071 मीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव 0.09162 है, बट सिंस ये टर्म हम वहां ले गए थे तो ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.09162। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो हमारा टैंक है या कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर इतना जो मास है एक्यूमुलेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इतना किलोग्राम हर सेकंड के अंदर हमारा जो मास है विद इन द टैंक इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, पार्ट बी के अंदर वो पूछ रहा है डिटरमाइन द एवरेज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर डेंसिटी विद इन द टैंक। सिंस इनलेट के ऊपर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और एग्जिट पर आपके पास जो डेंसिटी है दैट इज 1.8 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब हम लोगों ने ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एवरेज टाइम रेट ऑफ चेंज है एयर डेंसिटी का विद इन द टैंक वो कितना हो रहा है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड आउट करके आए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और वो है 0.09162 किलोग्राम्स पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि डेंसिटी का चेंज कितना आ रहा है। सिंस वॉल्यूम जो है हमारे टैंक का वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट वेरिंग, तो अगर वॉल्यूम टैंक का वेरी नहीं कर रहा है, सिंस एयर है, एयर वैसे ही स्पेस लेती जाएगी जितनी होगी, अगर कंप्रेस हो रही होगी तो वो कंप्रेस हो रही होगी, अगर कंप्रेस नहीं भी है तो एयर फिर भी अपनी पूरी जगह इसके अंदर ले लेगी। सो इस केस के अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, टैंक वॉल्यूम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास बराबर है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के, कंट्रोल वॉल्यूम के। अब जाहिर सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वॉल्यूम हट जाएगा। अगेन हमारे पास क्या आएगा, डाबा रो ओवर डाबा टी जो कंट्रोल वॉल्यूम का है, तो हमारे पास जो आंसर आया है 0.09162 उससे हम डिवाइड कर देंगे दिस वॉल्यूम जो भी कंट्रोल वॉल्यूम है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.6 से। हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा, जो एवरेज रेट ऑफ डेंसिटी का जो चेंज है वो 0.1527 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो हमारी डेंसिटी चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.1527 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, हर सेकेंड के हिसाब से इतनी डेंसिटी का चेंज आ रहा है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। So this is the average time rate of change है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी अनस्टेडी फ्लो से रिलेटेड है। इस केस के अंदर आपने ये सॉल्व करना है, ये भी असाइनमेंट है आपके लिए। अनस्टेडी इसलिए कि आपका पहले आप जो भी वॉल्यूम होगा इसका कंसीडर कर लेंगे इस कोन का, और फिर क्या होगा आपका जो इस कोन के अंदर बेसिकली कंटिन्यूसली मास जो है वो चेंज हो रहा होगा। सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वुड बी इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई ये आपका प्रॉब्लम अनस्टेडी फ्लो है।
तो इस केस के अंदर आप लोगों ने टाइम को फाइंड आउट करना है। सो जो डाबा ओवर डाबा टी हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे थे, वो जो डाबा टी वाला टर्म है वो आपने फाइंड आउट करना होगा। इवेंचुअली आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ टाइम हो जाएगा। सो टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, कितने टाइम के अंदर ये इसके डायमेंशंस गिवन है कौन की, कितने टाइम के बाद ये बेसिकली फिल हो जाएगा। अगर फिलिंग रेट भी गिवन है दैट इज 76 लीटर्स पर मिनट। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी इशू आता है इसके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए थे। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो मूविंग नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू यूज अ नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम अटैच्ड टू अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो हमारे काफ़ी दफ़ा ये इंटरेस्ट हो सकता है कि नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम वो मूव कर रहा होगा, वो हमारे मूविंग रेफरेंस से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी गैस टरबाइन इंजन जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग उस केस के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ वाले टर्म है वो यूज़ कर रहे होंगे। या फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट स्टैक लगा हुआ हो शिप पर और वो सी के अंदर से गुजर रहा हो, तो वो अब आगे जा रहा है, हमारा शायद फ्लो पीछे जा रहा होगा, अगेन हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही होगी। सिमिलरली गैसोलिन टैंक हो ऑटोमोबाइल का पासिंग बाय, उस केस के अंदर भी हमें जो रिलेटिव वेलोसिटीज को यूज करना पड़ रहा होगा। तो अगर मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज किया जा रहा है तो फ्लूइड वेलोसिटी जो हम लोग अभी पहले यूज करते हुए आ रहे थे उसके अंदर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर रहे होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इंजन है, गैस टरबाइन इंजन है, एयर उसके अंदर इन हो रही है, एयर जाहिर सी बात है वो मूविंग है, तो जो एयर उसके अंदर आ रही होगी वो रिलेटिव आ रही होगी, नॉट के आपका फॉर एग्जांपल अगर रुकी हुई हालत के अंदर इन हो रहा हो तो फिर अलग कंडीशन है, लेकिन आपका कंट्रोल वॉल्यूम भी मूव कर रहा है, एयर भी मूव कर रही है, तो देन वी वुड बी हैविंग अ रिलेटिव वेलोसिटी। फिर हम लोग ये डायरेक्ट एक्चुअल वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रही होगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है इज द फ्लूइड वेलोसिटी W, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है जो W ये है इज द फ्लूइड वेलोसिटी सीन बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये W कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी है अगर कोई भी ऑब्जर्वर कंट्रोल वॉल्यूम के साथ है, कंट्रोल वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है, तो वो जो वेलोसिटी देख रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी देख रहा होगा। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अब जो कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कह रहे हैं VCV, और ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है दैट इज सीन फ्रॉम अ फिक्स कोऑर्डिनेट। तो हम लोग जो फिक्स कोऑर्डिनेट से देख रहे होंगे जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी कंट्रोल वॉल्यूम की, दैट इज द कंट्रोल वॉल्यूम वेलोसिटी। ये है रिलेटिव वेलोसिटी जो कि फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, लेकिन किससे ऑब्जर्व, किस सीन बाय कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा? जो कि कंट्रोल वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा होगा, या कंट्रोल वॉल्यूम अगर खुद देख रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी आने वाली फ्लूइड की, दैट वेलोसिटी इज द रिलेटिव वेलोसिटी। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि फ्लूइड की वेलोसिटी है इज सीन बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन अ फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो V है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये अगर हम स्टेशनरी कंडीशन के अंदर होंगे तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये वो वेलोसिटी है। ये वेलोसिटीज आपस में रिलेट किस तरह से की जाती हैं कि द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी प्लस द वेलोसिटी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। और ये किस तरह से रिलेशन है ये हम लोग समझ भी रहे होंगे और रिलेटिव वेलोसिटी को भी देख रहे होंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अज्यूम करें कि हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लूइड है जिससे फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, फ्लूइड इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब अगर आप देखना चाहें, अब हम लोग रिलेटिव टर्म क्या बात कर रहे हैं, हम इवेंचुअली फ्लूइड ने बेसिकली इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इन होना है, सही है। अब अगर ये फ्लूइड मूव कर रहा हो और कंट्रोल वॉल्यूम स्टेशनरी कंडीशन के अंदर हो, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्लूइड को कंट्रोल वॉल्यूम पहुंचने के लिए
शायद कुछ भी होगा, हम उसको लेट सपोज कह रहे हैं कि अज्यूम करें वो 2 सेकंड्स है। लेकिन अगर कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लूइड दोनों मूव कर रहे हैं, फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कंट्रोल वॉल्यूम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, फ्लूइड की तरफ आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्लूइड को कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पहुंचने के लिए, वो क्या होगा, वो लेस देन 2 सेकंड होगा, फॉर श्योर लेस देन 2 सेकंड होगा, क्योंकि अब कंट्रोल वॉल्यूम में मूव कर रहा है और फ्लूइड अपनी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर टाइम रिक्वायर्ड जो फ्लूइड को एंटर होने के लिए होगा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, वो लेस देन 2 सेकंड होगा। इसलिए हम लोग जब कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है तो हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी फ्लूइड की यूज नहीं कर सकते। वेलोसिटी या अगर हम देखें भी या स्पीड भी देखें तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो इस केस के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिलेटिवली हमें टर्म्स देखने पड़ते हैं उसकी वजह से। अब वो रिलेटिवली हम लोग देखते हैं जिसकी वजह से, अब फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ हो या कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसके लिए जो फ्लूइड इन हो रहा होगा इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, वो एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी के स्पीड से हो रहा होगा। अगर ये मूव ना कर रहा होता कंट्रोल वॉल्यूम, सिर्फ फ्लूइड मूव हो रहा होता, तो तब वो डिफरेंटली फ्लूइड वेलोसिटी फील हो रही होती। अगर नहीं तो ये दो, अगर ये मूव कर रहा होता तो फिर जो वेलोसिटी है फिर उसको डिफरेंटली फील हो रही होती। सो दिस इज हाउ वी राइट इट डाउन कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी प्लस द वेलोसिटी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं इस केस के अंदर। तो अगर इस डायरेक्शन के अंदर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम अगर इस तरफ जा रहा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अज्यूम करें कि हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, कंट्रोल वॉल्यूम की वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी है फ्लूइड की वो हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी, अब हम मैग्नीट्यूड्स में बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी और कंट्रोल वॉल्यूम क्योंकि नेगेटिव जा रहा है प्लस नेगेटिव 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो W वुड बी इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड रिलेटिवली फील हो रही होगी अगर एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आने यानी कि करीब आ रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा। आप देखें अगर एक कार है और ये एक दूसरी कार है, अगर आप दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो आप एक दूसरे को जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अगर उसके रिलेटिवली आप देख रहे होंगे तो आपकी वेलोसिटी काफी डिफरेंट होगी। अगर ये फिक्स कंडीशन के अंदर हो तब आपकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी रिलेटिवली। तो इसकी वजह से ये चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाले टर्म यूज कर रहे होंगे। और हमें ये जो साइन कन्वेंशन है वो भी याद रखना होगा कि अगर एक इस तरफ मूव कर रहा है दूसरा इस तरफ मूव कर रहा है तो वो डायरेक्शन भी हमें इस तरह से रखेंगे, तभी ही हमारे पास आंसर ये सही आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपका कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा होगा। तो ये अगला जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग देख रहे होंगे तो उस केस के अंदर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होगा और जाहिर सी बात है एयर इन हो रही है, इवेंचुअली एयर ने ही या जो फ्लूइड ने ही एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर जाना है। सो एयरक्राफ्ट के इंजन के वो जब अंदर जा रही होगी एयर, दैट वुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव टर्म्स में जा रही होगी। एब्सोल्यूट टर्म्स में वो देर से, यानी कि हम देख रहे होंगे कि वो देर से पहुंच रही है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है तो फ्लूइड जल्दी जा रहा होगा। तो दैट इज हाउ वी यूज द रिलेटिव वेलोसिटीज टर्म। तो फिर हमारा जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है उस केस के अंदर जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अगर हम लोग वो अप्लाई करें मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम के लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, तो उस केस के अंदर जो यहाँ पर v डॉट n था, अब हमारे पास w है और ये w बोल्ड लेटर्स के अंदर है, मतलब वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी जो कि फ्लूइड की रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो हमने vcv और w को डिनोट किए हैं। तो वो देखिएगा कि क्या बात कही जा रही है, वो अभी हम लोग एक्सप्लेन भी की है। सो दिस w इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड seen by an observer in the control volume, या जो भी observer moving with the control volume है। So ये इक्वेशन हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाएगी फॉर द फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग मूविंग, सॉरी नॉट फिक्स्ड, मूविंग नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम्स के लिए।
फिक्स के लिए तो हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही यूज कर रहे थे। ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर एयरप्लेन है जो कि मूव कर रहा है फॉरवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 971 किलोमीटर्स पर आवर एज शोन इन फिगर। जो इसका फ्रंटल इनटेक एरिया है जेट इंजन का, जो ये फ्रंटल एरिया है इस एयरक्राफ्ट को ये जूम इन करके इंजन शो किया गया है, तो इसका जो फ्रंटल एरिया है दैट इज 0.80 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो डेंसिटी है जिससे एयर इन हो रही है दैट इज 0.736 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर डिटरमाइंस दैट रिलेटिव टू द अर्थ द जेट इंजन एग्जॉस्ट गैसेस मूव अवे फ्रॉम द इंजन विद ए स्पीड ऑफ 1050 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई भी बंदा जो कि ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ से खड़ा होकर, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर रहा होगा, मूव सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो एग्जॉस्ट है जेट इंजन का गैसेस का दैट इज 1050 किलोमीटर्स पर आवर, और जो इंजन का जो एग्जॉस्ट एरिया है वो है 0.558 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एग्जॉस्ट एरिया है ये स्मॉल है एज कंपेयर टू द इनलेट एरियाज के, ताकि थ्रस्ट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। एंड द एग्जॉस्ट गैस डेंसिटी इज 0.515 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और जो एग्जॉस्ट की एग्जिट के ऊपर जो डेंसिटी है दैट इज 0.515 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। एस्टिमेट द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू द इंजन इन किलोग्राम्स पर एयर। तो जिस तरह फ्यूल इन हो रहा है उसको हम लोगों ने इन किलोग्राम्स पर आवर के अंदर फाइंड आउट करना है कि वो किसके बराबर है। सिंस इस केस के अंदर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा है और हमारा या जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग रिलेटिव टर्म यूज कर रहे होंगे। अब जो वेलोसिटी है, सिंस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, एयर वेलोसिटी कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो एयर है वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर, रेस्ट कंडीशन के अंदर है, यानी कि एयर जब ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो एयर तकरीबन स्टैटिक है या रेस्ट में है। तो उस केस के अंदर दिस इज द v और एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। अब फ्लूइड की वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, जीरो, और इस केस के अंदर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव ले लेते हैं वेलोसिटीज़ को, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं। सो ये जो W है वो किसके बराबर होगा, ये VCV है, ये मूव कर रहा है 971, तो नेगेटिव 971 किलोमीटर्स पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है हमारे पास 971 किलोमीटर्स पर आवर है। सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ओनली, तो ये फिर हम लोग वेक्टर्स हटा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 971 किलोमीटर्स पर आवर इस डायरेक्शन में, और अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो फिर वेक्टर दे के टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सिमिलरली एग्जिट के ऊपर हमारे पास क्या है कि एग्जॉस्ट की वेलोसिटी तो है 1050 किलोमीटर्स पर आवर, बट इंजन भी, अब वो 1050 किलोमीटर किसी ने रेस्ट कंडीशन के अंदर एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑब्जर्व की है। तो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, और वो हमारे पास आएगी इस तरह से। वेलोसिटी जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है 1050 किलोमीटर्स पर आवर, रिलेटिव आई हैव टू फाइंड आउट, और कंट्रोल वॉल्यूम जो मूव कर रहा है वो नेगेटिवली मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, सो -971 किलोमीटर पर आवर। सो रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव है वहां जाकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर ये नेगेटिव, सो 1050 और 971 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2021 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट। सो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, टुवर्ड्स राइट, बट रिलेटिव किसके, रिलेटिव टू एयरक्राफ्ट, या रिलेटिव टू कंट्रोल वॉल्यूम, या रिलेटिव टू आपके इंजन,
कंट्रोल वॉल्यूम के रिलेटिव है या इंजन के रिलेटिव है आपके। ठीक हो गया। अब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज आ गई हैं, ये इनलेट की है, सो दिस इज एट द आउटलेट। सो हमने आउटलेट और इनलेट की रिलेटिव वेलोसिटीज आ गई हैं। वी वुड यूज द रेनॉल्ड्स ट्रांसफर थ्योरम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द मूविंग नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम। तो अगर ये ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर फ्लो जो है रिलेटिव टू मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम वो कंसीडर्ड स्टेडी टाइम एवरेज बेस के हिसाब से कि वो चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटिवली उतना ही इन हो रहा है और रिलेटिवली उतना ही आउट हो रहा होगा, तो दैट वुड बी द सेम, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये चेंज कुछ भी नहीं आ रहा होगा। सो हमारे पास बच रहा होगा रो डब्ल्यू डॉट एंड डी ए। अब ये अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है मास फ्लो रेट्स को। सो मास फ्लो फ्यूल का एन कितना हो रहा है, एन है तो नेगेटिव। अगेन यहाँ पर जो एयर वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव रो वन ए वन डब्ल्यू वन, और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है प्लस रो टू ए टू डब्ल्यू टू। सो मास ऑफ द फ्यूल वहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है। सो दिस इक्वेशन वुड बिकम रो टू ए टू डब्ल्यू टू माइनस रो वन ए वन डब्ल्यू वन। वेलोसिटीज जो एग्जिट पर है, जो डेंसिटी जो एग्जिट पर है, एरिया जो एग्जिट का है, और रिलेटिव वेलोसिटी जो कि हमारे एग्जिट के ऊपर है। और नेगेटिव हमारे पास डेंसिटी जो इनलेट के ऊपर है, एरिया जो हमारे पास इनलेट के ऊपर है, और रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारे पास इनलेट के ऊपर है। बट सिंस वेलोसिटीज आर गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, और ये हम लोगों ने उसका कन्वर्जन यूनिट यूज़ किया हुआ है 100 मीटर्स पर 1 किलोमीटर और 100 मीटर्स 1 किलोमीटर। सिंस वी नीडेड टू, इसको हम लोगों ने सेकंड्स में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आंसर रिक्वायर्ड जो था मास फ्लो रेट का वो रिक्वायर्ड था किलोग्राम्स पर आर के अंदर, और जो फ्यूल इन आ रहा है दैट इज 9100 किलोग्राम्स पर आर, इतना हमारे पास उसका आ रहा है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ किया जा सकता है, और ये जिस तरह से एग्जाम्पल भी मैं दे रहा था कि टैंक्स के अंदर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो हम उसको दो तरीकों से सॉल्व आउट कर सकते हैं, एक फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से, और एक हम लोग डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से भी उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। बट देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन कि हम लोग किस तरह से डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप लोग बुक के अंदर अपने लिए देख सकते हैं। सो दिस इज़ इट। और ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोगों ने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम जो अप्लाई किया था, उसके बाद हमने उसके जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए हैं कि किस तरह से रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए अप्लाई करके हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स जितने भी हम लोगों ने किए हैं एक सिस्टमैटिक वे से, एक तरीके से सॉल्व आउट किए हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रहे होंगे, एक तरीके से कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे और फिर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम और इक्वेशंस अप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर आप लोग अननोन्स और नोन्स देख रहे होंगे कि क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, तो उस तरह से आप फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो बेहतर है कि यही प्रोसीजर फॉलो करें ताकि आपके लिए ईजियर हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन केस अगर कोई भी आपको इशू आता है इसके अंदर तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।